गुलशन छाबड़ा शहर के अंडरवर्ल्ड के चंद दादाओं में से एक चंद साल पहले ही दादा बनकर उभरा था और अपनी क्रूरता और वहशियत के कारण आसानी से अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया था। इसके लिए उसने जाने कितनों की जान ली थी, खुद उसे भी मालूम नहीं था। और अब उसके बीसियों तरह के धंधे धड़ाधड़ चल रहे थे। जैसे कि उसका सबसे अच्छा नोट पैदा करने वाला धंधा नशे का व्यापार था, यानी कि ड्रग्स। लाखों की रकम से शुरू किया यह धंधा अब करोड़ों में हो रहा था। जहां पहले 50 आदमी उसकी छत्र छाया में थे, वहां अब बढ़कर 500 हो गए थे। यह गुलशन छाबड़ा की ताकत का ही असर था कि अब कई दादा उसके रास्ते में आने से कतराते थे। छोटे पैमानों पर ड्रग्स का धंधे करने वालों को वह अपने साथ मिला चुका था। वह अब उसके नीचे काम करते थे। जिसने गुलशन छाबड़ा की छत्रछाया स्वीकार नहीं की, उसे खत्म कर दिया गया। गुलशन छाबड़ा की क्रूरता के आगे बड़े बड़े झुकते थे। 40 वर्षीय गुलशन छाबड़ा देखने में ठीक ठाक नजर आता था। सेहतमंद, 6 फुटा शरीर, चेहरा प्रभावशाली। परंतु वह कितना बड़ा दरिंदा था, यह तो उसके नज़दीकी लोग ही जानते थे। गुलशन छाबड़ा को पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। कांस्टेबल हवलदार से लेकर ऊपर तक वालों को महीने का एकमुश्त नजराना उनके पास पहुंच जाता था। फिर भी गुलशन छाबड़ा इस बात का ध्यान रखता था कि ऐसी कोई बात न हो, वह ऐसा कुछ न करे जिसमें कि शोर शराबा उठे और दूसरों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। गुलशन छाबड़ा कोई भी गलत हरकत करके अपने ड्रग्स के धंधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने तो पूरा इरादा बना रखा था कि आने वाले चंद सालों में वह पूरे एशिया में ड्रग्स किंग के रूप में उभरेगा। ड्रग्स किंग बनने की कोशिश वह अभी से शुरू कर देता, परंतु उसके लिए ढेर सारी दौलत की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं थी। लेकिन अब उसे लग रहा था कि जैसे ड्रग्स किंग बनने का उसका सपना पूरा हो जाएगा। उसका खास आदमी विजय सिंह 5 बरस की जेल पूरी करके 20 दिन पहले ही उसके पास आया था। उसने बताया था कि 2 आदमियों के खून के जुर्म में जेल में किशन कुमार नाम का आदमी मिला था, जो कि उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। उससे दोस्ताना हो जाने के बाद धीरे धीरे उसके मुंह से जाना कि वह अरबों के खजाने के बारे में जानता है। वह 3 दोस्त थे जो कि उस खजाने तक पहुंचे थे, परंतु अन्य दोनों दोस्तों के मन में बेईमानी आ गई तो वह खजाने से अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। वह भी उसके पीछे भागे कि कहीं किशन कुमार खजाने के बारे में दुनिया को न बता दे। आखिरकार चंद रोज के पश्चात उन दोनों ने किशन कुमार को एक बड़े बाजार में घेर लिया। वह उसे खत्म करना चाहते थे, परंतु किशन कुमार की जेब में रिवॉल्वर थी। उसने रिवॉल्वर से दोनों को शूट कर दिया और भाग निकला। सरेआम उसने 2 हत्याएं की थी। किशन कुमार पुलिस की निगाहों में आ गया था। पुलिस उसके पीछे थी। बचते बचाते वह अपने शहर पहुंचा। खजाने में से वह एक हीरा चुरा लाया था और इत्तेफाक से ही उसे मालूम हो गया था कि वह हीरा बीच में से खोखला है और किसी डिब्बी का काम देता है। पुलिस उसके पीछे थी। उसने खुद को खतरे में पाकर खजाने तक पहुंचने का नक्शा बनाकर नक्शे को सीपनुमा हीरे में बंद करके रख दिया। पुलिस का खतरा बराबर उसके सिर पर नाच रहा था। उसे डर था कि कहीं पुलिस हीरे के साथ उसे गिरफ्तार न कर ले। ऐसे में वह हीरा भी जाएगा, उसके भीतर पड़ा खजाने का नक्शा भी जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि हीरा छीनने के पश्चात पुलिस वाले उसे इसलिए खत्म कर दें कि कहीं वह यह डोल न पीटता फिरे कि उसका 1 करोड़ का हीरा पुलिस वालों ने छीनकर अपनी जेब में डाल लिया है। किशन कुमार ने सोचा कि खजाना पाने और उसे इस्तेमाल करने, ऐश करने का मजा तब था अगर पुलिस का खतरा उसके सिर से हट जाए। खजाना तो अपना ही है, आज नहीं तो कुछ सालों के बाद ही सही, उसका मालिक तो उससे ही बनना है। यह सोचकर किशन कुमार अपने से 4 साल बड़े भाई राजन चौधरी के पास पहुंचा, जो अलग से घटिया सी कॉलोनी में कमरा किराए पर लेकर रहता था और अपने 1-2 दोस्तों के साथ मिलकर चोरी चकारी का काम करके अपना खर्चा पानी चला रहा था। तब राजन चौधरी किशन कुमार को देखते ही चौंका था। किसने? तू? तेरे पीछे तो पुलिस है। सुना है सरेआम तूने 2 को मार दिया। हाँ,
मैं किशन कुमार ने कुछ कहना चाहा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बड़ा भाई होने के नाते राजन चौधरी ने गुस्से से डांटा। तू इतना बड़ा दादा तो नहीं है कि इस प्रकार खुल्लम-खल्ला दूसरों को मारता फिरे। वह दोनों मुझे मारने जा रहे थे, इसलिए मैंने उन दोनों को मारा। सच कहता है तू? तेरे से झूठ क्यों बोलूँगा? तेरे पीछे पुलिस है, ऐसे में तू मेरे पास आकर मुझे भी फंसाएगा। नहीं फंसेगा तू, चिंता मत कर, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। जानता है पुलिस तेरा क्या हाल करेगी? राजन चौधरी चौंका। कुछ नहीं करेगी, सब ठीक रहेगा, मैं सब निपट लूँगा, किशन कुमार ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे पास बहुत कीमती हीरा है, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने से पहले वह तेरे को देने आया हूँ। कीमती हीरा कहाँ से आया तेरे पास? किशन कुमार ने सब कुछ बताया। ओ, कहाँ है खजाना? वह खजाना नहीं, मौत का रास्ता है, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। मुझे अब फिर वहाँ पहुँचना पड़े तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, वह रास्ता ही ऐसा ही। कहने के साथ ही किशन कुमार ने जेब से हीरा निकाला। उसकी चमक देखकर राजन चौधरी की आंखें चुंदिया उठी। यह हीरा मैंने उस खजाने से ही उठाया था। बीच में से यह सीप की तरह खोखला है और इत्तेफाक से मुझे मालूम भी हो गया कि यह कैसे खुलता है। मैंने उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा और कुछ खास हिदायतें लिखकर इस हीरे के भीतर बंद कर दिया है। तुम इसे रखो, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। जब भी आज़ाद होऊंगा तो हम दोनों मिलकर उस खजाने तक चलेंगे और बाकी की सारी जिंदगी दोनों हाथों से दौलत लुटाते हुए ऐश करेंगे, मज़े में रहेंगे। राजन चौधरी ने हीरा हाथ में लेकर देखा। यह तो काफ़ी कीमती लगता है। हाँ, कीमती है, कहीं इसे बेचने की बेवकूफ़ी मत कर बैठना। यह हीरा नहीं, अरबों खरबों के खजाने का नक्शा है। चिंता मत कर किशने, हर चीज़ की कीमत समझता हूँ, बात समझता हूँ। मुझे समझ है कि किसे बेचना है और किसे नहीं। यह खुलता कैसे है? हीरे को उलटते पलटते हुए राजन चौधरी ने पूछा। किशन कुमार ने राजन चौधरी को देखा, फिर गंभीर स्वर में कह उठा। मेरे भाई, यह बात मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं कि तू जाकर खजाना ले लेगा, बल्कि इसलिए कि नक्शा पास होने पर भी तू उस खजाने तक नहीं पहुंच सकता। रास्ते में बीसियों जानलेवा खतरे हैं और कोई ना कोई खतरा तुम्हें निकल जाएगा। हीरे को खोलने का ढंग बताकर मैं तेरी जान का दुश्मन नहीं बनना चाहता। यह हीरा हाथ से चला जाए, नक्शा चला जाए तो एक बार की कोशिश करके शायद मैं फिर उस जगह पर पहुंच सकूं, और अगर तेरी जान चली गई तो मैं तुझे फिर वापस नहीं ला पाऊंगा। तू इसे संभाल कर अपने पास रख, किसी को भी इसकी हवा भी न लगने दे। मैं पुलिस वालों से निपट कर वापस आऊँगा तो दोनों खजाना लेने चलेंगे। यह मात्र एक कीमती हीरा नहीं है, यह जैकपॉट है। जो इस जैकपॉट का सही इस्तेमाल करेगा उसके पास सारा खजाना होगा। वह ऐसा ताकतवर इंसान बन जाएगा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब तक मैं जेल से वापस न लौटूं, इस जैकपॉट को संभाल कर रखना राजन। राजन चौधरी ने हौले से सिर हिलाया। तू चिंता नहीं कर, यह जैकपॉट तेरी अमानत है और अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत से रखूँगा। मैं जानता हूँ तू सच कह रहा है, ठीक कह रहा है, किशन कुमार ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वैसे यह सीप समान हीरा दबाने से खुलता है। इसके ऊपर डिजाइन चौकोर छोटे छोटे खाने बने हैं। किसी खाने को खास अंदाज में दबाने से यह खुलता है, लेकिन इसे खोलने की कोशिश मत करना। नहीं करूँगा, यह माल अपना ही है तो मैं खाने की जल्दी नहीं करूँगा। राजन चौधरी भी मुस्कुराया। वैसे इस बात की, इस खजाने की, इस हीरे की किसी को खबर है? नहीं, तुम्हारे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। किशन कुमार ने सिर हिलाया। हम 6 थे, 3 तो रास्ते में ही हादसों के शिकार होकर मर गए। बाकी हम 3 ही खजाने तक जैसे तैसे पहुंच पाए थे, लेकिन बाकी 2 के मन में पैदा हुए लालच के कारण मेरे हाथों मारे गए।
अगर मैं उन्हें उसी सुनसान जगह पर खत्म कर देता तो किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन 2-3 दिन भागने दौड़ने के पश्चात मैं शहर में आ गया और उसी शहर में बरेपुरे मेन इलाके में वह मुझे टकराए और अपनी जान बचाने के खातिर सबके सामने ही मुझे उन्हें गोली से उड़ाना पड़ा। बहरहाल उसके बाद किशन कुमार ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। केस चला और किशन कुमार को उम्र कैद की सजा हो गई। और जाने कैसे 4 साल बाद जेल के ही दूसरे कैदी विजय सिंह, जो कि सजा के दौरान किशन कुमार का दोस्त बन गया था, उससे उन सारी बातों का जिक्र कर बैठा था। उससे 2 महीने पश्चात विजय सिंह की सजा समाप्त हुई और जेल से छुटकारा पाकर वह पुनः गुलशन छाबड़ा के पास जा पहुंचा और सारी बात उसे बता दी। सुनकर गुलशन छाबड़ा को लगा कि उसका ड्रग्स किंग बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अरबों खरबों के खजाने को वह हथिया सकता है। विजय सिंह ने धीरे धीरे किशन कुमार से लगभग सारी जानकारी हासिल कर ली थी, जिसमें से मुख्य यह बात थी कि उसके भाई का नाम राजन चौधरी है और वह रामनगर में कहीं रहता है। गुलशन छाबड़ा ने विजय सिंह को यह काम सौंपा कि वह राजन चौधरी का पता लगाए और उससे वह हीरा वसूले जिसमें करोड़ों के खजाने का नक्शा है। अपने आदमी उसने विजय सिंह के साथ कर दिए। रामनगर के इलाके में राजन चौधरी जैसे इंसान को ढूंढना कोई कठिन काम नहीं था। राजन चौधरी का किराए का कमरा उन्होंने तलाश कर लिया। राजन चौधरी घर पर नहीं था। विजय सिंह ने अपने आदमी इस तरह आसपास फैला दिए कि किसी को इस छोटी सी घेराबंदी का एहसास न हो पाए। राजन चौधरी आया और दरवाजे पर लटक रहा ताला खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। विजय सिंह ने अपने आदमी बाहर ही छोड़े और 2 को लेकर भीतर प्रवेश कर गया। राजन चौधरी अनजान लोगों को इस प्रकार भीतर प्रवेश देखकर चौंका। कौन हो तुम लोग? राजन चौधरी के चेहरे पर उलझन और सख्ती के भाव उभरे। इतना तो वह समझ ही चुका था कि सामने खड़े लोग बदमाश दादे हैं और उनके इरादे भी कुछ खास ठीक नहीं लग रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? विजय सिंह ने शांत किंतु सख्त स्वर में पूछा। क्यों? कुछ तो बात होगी ही। अपना नाम बताओ। राजन चौधरी। ठीक, तुम्हारे भाई का नाम? किशन कुमार। राजन चौधरी की आंखें सिकुड़ गई। जाने क्यों वह सतर्क सा हो उठा। सही कहा तुमने। विजय सिंह मुस्कुराया। मैं 2 दिन पहले ही जेल से छूटा हूँ। किशन कुमार जेल में मेरे साथ ही था। उसी ने तुम्हारा नाम और तुम्हारे बारे में बताया था। राजन चौधरी ने विजय सिंह के साथ मौजूद दोनों व्यक्तियों पर निगाह मारी। मेरा नाम विजय सिंह है। तुम यहाँ क्यों आए हो? गुलशन छाबड़ा का नाम तो तुमने सुन ही रखा होगा। अच्छा खासा दादा है। राजन चौधरी की आंखें सिकुड़ गई। यहाँ क्यों आए हो? मैं गुलशन छाबड़ा का आदमी हूँ। विजय सिंह मुस्कुराया। तुम्हारा भाई किशन कुमार जेल में हीरे के बारे में बता रहा था कि उसके भीतर अरबों खरबों के खजाने का नक्शा है और वह हीरा तुम्हें दे आया है। राजन चौधरी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। गुलशन छाबड़ा ने मुझे वह हीरा लेने भेजा है। सीधी तरह से दे रहे हो। हीरा? राजन चौधरी ने हैरानी से कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। किस हीरे की बात कर रहे हो? वह हीरा जो किशन कुमार जेल जाने से पहले तुम्हें दे गया था। कमाल है। ऐसा किसने कहा? मेरे भाई ने कहा। राजन चौधरी ने आंखें फाड़कर पूछा। हाँ बेटे, उसी ने कहा। तुम्हारे भाई ने कहा। विजय सिंह जहरीले स्वर में बोला। यह चालाक बनने का नाटक छोड़ो। यह ड्रामा मेरे सामने नहीं चलने वाला। हीरा निकालो, हीरा। देख भाई, राजन चौधरी ने जानबूझकर लंबी सांस ली। लगता है जेल में रहकर किसने का दिमाग खराब हो गया है, अगर उसने ऐसा कहा है तो। वैसे मेरे ख्याल में वक्त बिताने के लिए उसने जेल में तुम्हें यूं ही कोई कहानी सुना दी होगी। नहीं तो तुम खुद ही बताओ, अगर ऐसा कोई हीरा मेरे पास होता और उसमें कोई खजाने का नक्शा होता तो 4 सालों से मैं यहाँ बैठा अपनी ज़िंदगी को सड़ा रहा होता। किसना तो 4 सालों से जेल में है ना। विजय सिंह के चेहरे पर जहान भर की कठोरता उभर आई। किशन कुमार जेल में मेरा अच्छा खासा दोस्त बन गया था।
वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। राजन चौधरी लापरवाही भरे अंदाज में हंसा। वह तुमसे झूठ नहीं बोल सकता और तुम जो कह रहे हो वह सच नहीं है। अगले ही पल विजय सिंह ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और उसके साथ के दो दादाओं ने भी रिवॉल्वर हाथ में ले ली। वहां का माहौल एकाएक खतरनाक सा हो उठा। राजन चौधरी के होठ बिछ गए। मैं गुलशन छाबड़ा का आदमी हूँ। जरूर होगे भाई, मैंने कब मना। हीरा देते हो या नहीं? उसकी बात काटकर विजय सिंह दरिंदगी भरे स्वर में गुर्राया। तुमने सुना नहीं? एकाएक राजन चौधरी कठोर स्वर में बोला। किसने ने ऐसा कुछ कहा है तो गलत कहा है। मेरे पास हीरा तो क्या, मैंने कभी हीरे को देखा भी नहीं। जाकर एक बार फिर किसने से पूछो। विजय सिंह का चेहरा क्रोध से स्याह पड़ गया। तुम्हें अभी इस वक्त गुलशन छाबड़ा के पास चलना होगा, वही तुमसे बात करेगा। तो क्या, उससे बात करने से वह हीरा मेरे पेट से बाहर आ जाएगा जो मेरे पास है ही नहीं। विजय सिंह ने आगे बढ़कर राजन चौधरी के पेट से रिवॉल्वर की नाल सटा दी। विजय सिंह ने राजन चौधरी को गुलशन छाबड़ा के सामने पेश किया। भीतर ही भीतर बुरा हाल था राजन चौधरी का। गुलशन छाबड़ा को बाखूबी जानता था कि वह निहायत ही घटिया दर्जे का खतरनाक इंसान है, क्रूरता का पुतला है, अव्वल दर्जे का मक्कार इंसान है, अपनी माँ का भी सगा नहीं है। उसकी दरिंदगी से भरी बेहद खतरनाक आदत तो यह थी कि हर काम को अपनी इच्छानुसार पूरा होना देखना चाहता था, और होता भी था। उसकी सोच के मुताबिक काम पूरा ना हो, कोई उसकी बात न माने, तो उस स्थिति में वह सब कुछ कर गुजरता था। राजन चौधरी को अपनी जान खतरे में फंसी नजर आ रही थी। राजन चौधरी समझ नहीं पा रहा था कि किसने ने इस कुत्ते विजय सिंह के सामने मुंह कैसे फाड़ दिया हीरे के बारे में, खजाने के बारे में। परंतु मन ही मन इस बात को भी मानता था कि अनजाने में इंसान से ऐसी खतरनाक गलती कभी कभी हो जाती है जिसके अंजाम का एहसास उसे नहीं हो पाता। किसना सोच भी नहीं सकता था कि विजय सिंह गुलशन छाबड़ा जैसे दरिंदे का पुराना साथी है, और ना ही उसने सोचा होगा कि विजय सिंह उसे तलाश कर लेगा। नतीजा सामने था। राजन चौधरी को जिंदगी के चांस कम और मौत का एहसास ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जो भी हो, मन ही मन इस बात के प्रति अपना विचार दृढ़ कर चुका था कि वह हीरा किसी भी कीमत पर गुलशन छाबड़ा को नहीं देगा, बेशक उसकी जान चली जाए। आखिर उस हीरे के भीतर अरबों खरबों के खजाने तक पहुंचने का नक्शा था। किसने ने जान पर खेलकर उसे हासिल किया था। उस बेशकीमती खजाने से उसकी आगे की जिंदगी शान से बढ़िया बना सके। इसी कारण उसने खुद को पुलिस के हवाले किया था, ताकि पुलिस का टंटा छूटे, जो सज़ा मिलनी है मिल जाए। उसके बाद वह दौलत से ऐश करेगा। खुद राजन चौधरी के पास करोड़ों की कीमत का हीरा था। उसके भीतर अथाह दौलत का पता मौजूद था। परंतु किसने की बातों को ध्यान में रखते हुए वह सब्र किए बैठा था। जब किसना जेल से बाहर आ जाएगा तब खजाना पाकर मौज करेंगे। ऐसे में वह उस हीरे को गुलशन छाबड़ा को क्यों दे? नहीं देगा। गुलशन छाबड़ा उसकी जान लेता है तो बेशक ले ले, परंतु हीरा उसे नहीं देगा। वह गुलशन छाबड़ा का ऐसा ठिकाना था जहाँ वह अक्सर पाया जाता था, और इस जगह के बारे में उसके चंद खास लोग ही जानते थे। राजन चौधरी को भी वहाँ आंखों में पट्टी बांधकर ही लाया गया था। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई तो खुद को उसने सजे सजाए हॉल ड्राइंग रूम में पाया। सामने ही सोफे की गद्देदार कुर्सी पर गुलशन छाबड़ा बैठा था, जिसने शहर के अंडरवर्ल्ड को हिला रखा था। किसकी हिम्मत थी जो उसके सामने बोल पाए? जो बोला, सिर उठाया, वही मरा। गुलशन छाबड़ा के अलावा वहाँ सिर्फ विजय सिंह ही था। गुलशन छाबड़ा के होठों पर मीठी मुस्कान थी। राजन चौधरी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बैठो बैठो, खड़े क्यों हो?
गुलशन छाबड़ा का स्वर प्यारे बाप की तरह मुलायम था। राजन चौधरी चाहकर भी अपनी जगह से नहीं हिल सका। डर रहे हो? गुलशन छाबड़ा ने पूर्वतः लहजे में कहा। बेवकूफ़ हो, मुझसे क्या डरना? मुझसे क्या डरना? मैं कोई शेर तो हूँ नहीं, तुम जैसा इंसान ही हूँ। बैठो बैठो, डरो मत। राजन चौधरी ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी और आगे बढ़कर गुलशन छाबड़ा के ठीक सामने सोफे की कुर्सी पर सिमटा सा बैठ गया। गुलशन छाबड़ा ने विजय सिंह को देखा। क्या बात है? यह राजन चौधरी, जेल में मौजूद किशन कुमार का। समझ चुका हूँ, आगे बोलो। गुलशन छाबड़ा का स्वर शांत था। यह हीरा नहीं दे रहा है, कहता है मेरे पास नहीं है। बाई ने यूं ही मजाक किया होगा। गुलशन छाबड़ा होले से हंस पड़ा। तो इसने क्या गलत कह दिया कि जो इसे यहाँ पकड़ लाए? हो सकता है यह सच कह रहा हो, इसके भाई ने तुमसे मजाक किया हो और तुम सच समझ बैठे। विजय सिंह की आंखों में हैरानी उभरी। शायद उसे इस जवाब की आशा नहीं थी। उसका तो ख्याल था कि गुलशन छाबड़ा राजन चौधरी की खाल खींचने के लिए कह देगा। गुलशन छाबड़ा ने पहले जैसे अंदाज में ही राजन चौधरी को देखा। चाय पियोगे? ना, नहीं, राजन चौधरी के होठों से निकला। विस्की या और कुछ? राजन चौधरी ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए नाक की मुद्रा में सिर हिलाया। गुलशन छाबड़ा ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा भाई जेल में क्यों है? उसने 2 आदमियों को गोली मारी थी, सबके सामने। राजन चौधरी जल्दी से बोला। वह जानता था कि कुछ ही देर में इस हरामी का सुर बदलेगा और उसका बुरा हाल कर देगा। 2 को गोली, वह भी सरेआम। बेवकूफ़, ऐसे भी भला किसी की जान ली जाती है। गुलशन छाबड़ा ने मुंह बनाकर सिर हिलाया। खैर छोड़ो, यह हीरे का क्या चक्कर है? राजन चौधरी ने थूक निकली और बोला, मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। यह आकर हीरे के बारे में पूछने लगा। मैं क्या बताता? मुझे मालूम हो तो बताऊं। अब यह मुझे यहाँ ले आया। यह तो बेवकूफ़ है, इसकी बात छोड़ो। गुलशन छाबड़ा के चेहरे पर मुस्कान थी। वैसे वह हीरा है कैसा? गोल है, चौकोर है, या कोई और शेप है उस हीरे का? राजन चौधरी का दिल जोरों से धड़का, परंतु चेहरा सामान्य रहा। मेरे पास हीरा नहीं है, मैंने हीरा देखा नहीं, किसने ने मुझे हीरा दिया नहीं, फिर मैं कैसे बता दूं कि वह कैसा है? राजन चौधरी सूखे होठों पर जीभ फेरकर बोला, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे पास हीरा नहीं है। आप किसने से बात कर लीजिए, उसने वास्तव में वह सब मजाक किया है। मुझे भी यही लग रहा है। गुलशन छाबड़ा ने सिर हिलाया। मेरे ख्याल में वह हीरा गोल होगा। राजन चौधरी कुछ नहीं बोला। आंखों में बेचैनी के भाव विद्यमान थे। जवाब नहीं दिया तुमने? मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई हीरा नहीं है, ना गोल ना चपटा। राजन चौधरी ने व्याकुलता से कहा। गुलशन छाबड़ा ने गर्दन घुमाकर विजय सिंह को देखा। तुम क्यों यूं ही किसी की बात पर विश्वास करके ऐसे शरीफ लोगों को तंग करते फिर रहे हो? यह शरीफ नहीं है, चोरी चकारी लूटपाट का काम करता है। विजय सिंह बोला। यह जो भी करता है हमें कोई मतलब नहीं। गुलशन छाबड़ा ने मुंह बनाकर कहा। मेरा कहने का मतलब तो यह था कि किसी को खामखा तंग नहीं करना चाहिए। जी, छोड़ दो इसे, इसके पास हीरा नहीं है। जी, विजय सिंह ने कहा और राजन चौधरी को देखा। उठो। राजन चौधरी उठा और गुलशन छाबड़ा को देखकर कह उठा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे जाने की इजाज़त दी। विजय सिंह ने आवाज़ लगाई तो एक आदमी भीतर आया।
इसे ले जाओ। आंखों पर ठीक तरह से पट्टी बांधना, बाहर छोड़ना है इसे। वह आदमी राजन चौधरी को लेकर वहां से चला गया। राजन चौधरी को जरा भी आशा नहीं थी कि उसे इस कदर आसानी से छोड़ दिया जाएगा। अब वहां गुलशन छाबड़ा और विजय सिंह रह गए। एकाएक गुलशन छाबड़ा के चेहरे के भाव बदले और वहां दरिंदगी नाच उठी। विजय सिंह, गुलशन छाबड़ा गुर्राया। जी। विजय सिंह सतर्क नजर आने लगा। मुझे उड़ती चिड़िया के पर गिनना आता है, और जो कुत्ता मेरे सामने ही बैठा था। गुलशन छाबड़ा एक एक शब्द चबाकर क्रूरता भरे स्वर में बोला। इसके पास हीरा है, मैंने इसकी आंखों में वह पढ़ लिया है। तो फिर आपने इसे जाने क्यों दिया? विजय सिंह चौंका। गुलशन छाबड़ा के होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी और सिगरेट सुलगाकर कहर से बोला। विजय सिंह, अगर तुम्हारे पास अरबों खरबों के खजाने का नक्शा हो तो क्या तुम किसी के मांगने पर आसानी से उसे दे दोगे? मेरे ख्याल से तो नहीं दोगे। आप ठीक कह रहे हो, और मैंने भी इसकी घबराहट के पीछे छिपी उस दृढ़ता को पहचान लिया था। हम इसकी खाल भी खिंचवा देते तो तब भी यह हीरा अपने पास होना नहीं स्वीकार करता। कुछ लोग बहुत पक्के होते हैं, अपनी जान दे देते हैं, परंतु झुकते नहीं। यह भी मुझे इसी जात का लग रहा है। मैं इसके साथ कुछ करता, वह मर जाता तो हमें क्या फ़ायदा मिलता? कुछ मिलता नहीं। जिंदा रहेगा तो हमें कुछ मिल सकता है। गुलशन छाबड़ा ने दांत पीचकर कहा। इस हराम की औलाद के पीछे अपने आदमी लगा दो। यह जानकर कि हीरे के बारे में मैं जान चुका हूँ, घबराकर हीरे के बारे में कोई उल्टी सीधी हरकत अवश्य करेगा। जहाँ पड़ा है वहाँ से उठाकर कहीं और रखने की कोशिश करेगा, या फिर ऐसा ही कुछ, सब कुछ सामने आ जाएगा। समझे विजय सिंह? जी समझ गया। राजन चौधरी और हीरे का मामला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मुझे हीरे के भीतर पड़ा नक्शा चाहिए। लापरवाह मत होना विजय सिंह। गुलशन छाबड़ा की आवाज़ में धमकी भरे भाव थे। पहले उससे वह हीरा, वह नक्शा वसूल करो, फिर उसे शूट करना। बाद में डसने के लिए मैं सांपों को जिंदा छोड़ना पसंद नहीं करता। राजन चौधरी को सड़क के किनारे कार से उतार दिया गया। कार आगे बढ़ गई। कार से बाहर उतारने के पल भर पहले ही उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई थी। फुटपाथ पर खड़ा राजन चौधरी कई पलों तक आंखों को मलता रहा। शाम होने जा रही थी। राजन चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव छाए हुए थे। वह पैदल ही फुटपाथ पर आगे बढ़ गया। आगे जाने पर ऑटो मिला तो वह घर पर पहुंचा और दरवाज़ा बंद करके भीतर बंद हो गया। चेहरे पर विश्वास और अविश्वास व हैरानी के भाव नाच रहे थे। दिलो दिमाग में ढेर सारी उलझन के भाव उछाले मार रहे थे। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि गुलशन छाबड़ा ने इस कदर आसानी से उसे जाने दिया। यह गुलशन छाबड़ा की फितरत के खिलाफ था। गुलशन छाबड़ा के बारे में जो बातें जग जाहिर थी, यह बात उससे मेल नहीं खाती थी। उसने हीरे के बारे में खास कुछ नहीं पूछा। राजन चौधरी को ऐसा लग रहा था कि जैसे गुलशन छाबड़ा उसका चेहरा देखना चाहता हो, और देखकर वापस भेज दिया। उसे उंगली तक नहीं लगाई। बस यही बात राजन चौधरी को चुभ रही थी। कुछ बात थी जो उसकी समझ में नहीं आ रही थी, वरना हीरा और हीरे में मौजूद करोड़ों अरबों के खजाने के नक्शे को गुलशन छाबड़ा जैसा इंसान इस कदर आसानी के साथ नहीं भूल सकता था। ऐसे नक्शे को पाने के लिए तो गुलशन छाबड़ा लाशों का ढेर लगा सकता था। यानी कि गड़बड़ है, और स्पष्ट गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? रात बीत गई। राजन चौधरी परेशान सा सोया जागता रहा। सुबह दिन निकलने के बाद ही राजन चौधरी को लगा जैसे वह अपनी सोचों के किनारे पहुंच गया हो।
मतलब कि गुलशन छाबड़ा ने उसे छोड़ा नहीं। आज़ाद होकर भी वह उसकी मान में है। गुलशन छाबड़ा के आदमी उस पर निगाह रख रहे होंगे, यह देखने के लिए कि वह अब क्या करता है। राजन चौधरी के होठ बीत गए। 5 दिन और बीत गए। राजन चौधरी अपने घर में ही बंद रहा। सिर्फ पेट भरने के लिए दिन में 3 बार निकलता था। खाना खाकर वापस आ जाता। इस दौरान उसने पूरी तरह से विश्वास कर लिया था कि उस पर नज़र रखी जा रही है। जाहिर है वह गुलशन छाबड़ा के ही आदमी होंगे। राजन चौधरी हद से ज़्यादा सतर्क हो चुका था। यह सोचकर उसकी जान खुश्क हो रही थी कि गुलशन छाबड़ा जैसे दरिंदे की निगाह हर पल उस पर थी और कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता था। गुलशन छाबड़ा की मौत से बड़ी सर्द निगाह विजय सिंह पर टिकी थी। तुम्हारा मतलब है कि राजन चौधरी अच्छी तरह जान चुका है कि उस पर नज़र रखी जा रही है। एक एक शब्द चबाकर क्रूरता भरे लहजे में गुलशन छाबड़ा के होठों से गुर्राहट निकली। जी हाँ, विजय सिंह के स्वर में सतर्कता के भाव व्याप्त थे। लगातार 5 दिन वह अपने घर में बंद रहा और जब भी खाना खाने के लिए होटल जाता तो उसकी नज़रें किसी ऐसे इंसान को तलाश करती जो उस पर निगाह रख रहा हो। यानी कि उसे शक था कि उस पर नज़र रखी जा सकती है। वह बहुत चलता पुरजा है और उसने मेरे उन लोगों को भी ढूंढ लिया जो उस पर नज़र रखे हुए थे। यह मेरे आदमियों का कहना है। गुलशन छाबड़ा ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में डाली थी। विजय सिंह, गुलशन छाबड़ा दांत पीचकर बोला, राजन चौधरी से मुझे वह हीरा चाहिए जिसमें नक्शा है। मैं उससे वसूल कर लूँगा। जल्दबाजी नहीं। राजन चौधरी को कुछ नहीं होना चाहिए। हर काम समझदारी से करना है। एकाएक गुलशन छाबड़ा मुस्कुराकर बोला, उस हीरे और नक्शे के बारे में तुमने मुझे खबर दी। तुम्हारा मेरे प्रति शराफत का जो रवैया है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। तुमसे बहुत खुश हूँ। सुनो विजय सिंह, मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि खजाना हाथ लगने के बाद मैं तुम्हें अपने ड्रग्स के धंधे का बराबर का पार्टनर बना लूँगा। जी? विजय सिंह हैरान हो उठा। हाँ, तुम्हारी हैरानी अपनी जगह जायज़ भी है, लेकिन मैं तुमसे वायदा करता हूँ। दरअसल मिलने वाले खजाने की दौलत को मैं ड्रग्स के धंधे में लगाकर एशिया का ड्रग्स किंग बनना चाहता हूँ। इसलिए उस खजाने का नक्शा मुझे हर हाल में चाहिए। बात को समझे विजय सिंह? जी, सब समझ गया। विजय सिंह मन ही मन खुश था कि गुलशन छाबड़ा उसे ड्रग्स के धंधे का पार्टनर बनाने जा रहा है। राजन चौधरी से वह हीरा वसूलो जिसके भीतर खजाने का नक्शा है। प्यार मोहब्बत से जहर भरी मार के साथ वसूलो। उसे हमारे इरादे के बारे में शक हो गया है, इसलिए अब काम में देर नहीं होनी चाहिए। गुलशन छाबड़ा ने जल्दी से सिर हिलाया। हीरा हाथ लगने से पहले उसकी जान नहीं जानी चाहिए विजय सिंह। हीरा हाथ आने के बाद ही उसकी जान जाएगी, विजय सिंह सख्त स्वर में बोला। गुड, यह बात अपने दिमाग में बिठा लो कि उससे वह हीरा लेने के पश्चात ही तुम ड्रग्स के धंधे में पार्टनर बन सकते हो। इसलिए उससे हीरा लेना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक कहा आपने। जाओ, जो भी करना समझदारी और सावधानी से ही करना। गुलशन छाबड़ा की आवाज़ में अपनापन था। विजय सिंह फौरन वहाँ से चला गया। गुलशन छाबड़ा का चेहरा एकाएक दरिंदगी से भर उठा। इंसानी खाल पहने वह खूंखार भेड़िया लगने लगा। आंखों में क्रूरता भरी सुर्खी नाच उठी। बेवकूफ़, गुलशन छाबड़ा के ड्रग्स के धंधे का पार्टनर बनेगा। खजाना हाथ लग गया तो यह मेरे लिए उस सांप जैसा बन जाएगा जो कभी भी मुझे डस सकता है। जहाँ से खजाना हाथ लगेगा, इस हरामजादे की कब्र वहीं पर बनानी पड़ेगी। उल्लू का पट्ठा। राजन चौधरी बुरे हाल में था। अपनी जान उससे बारीक खतरे में फंसी लग रही थी। गुलशन छाबड़ा के आदमी उस पर नज़र रख रहे थे, यानी कि उन्हें पूरा विश्वास था कि
ऐसा कोई हीरा उसके पास है जिसके भीतर अरबों खरबों के खजाने का नक्शा है। ऐसे में कब तक वह अपनी जान बचा सकता है? अपनी जान बचाने के साथ साथ वह हीरा भी उसे फंसा लग रहा था। अगर वह मर गया तो हीरा किसी के हाथ नहीं लगेगा, भाई किसने के हाथ भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसे छिपा ही ऐसी जगह रखा है कि किसी के हाथ न पड़े। यानी कि उसकी भी जान गई और दौलत भी हाथ नहीं आई, और न ही किसने को कभी वह हीरा मिलेगा। मतलब कि उसकी और किसने की सारी मेहनत बेकार गई। ऐसा नहीं होगा, वह कुछ करेगा कि उसकी जान और हीरा भी बचा रह सके। तभी दरवाज़ा बड़बड़ाया गया। राजन चौधरी चौंका। कौन हो सकता है? उसकी आंखें सिकुड़ गई। वह दरवाजे को देखता रहा। दरवाज़ा पुनः बड़बड़ाया। दरवाज़ा तो खोलना ही था। आखिर कब तक वह उसे बंद रख सकता था? राजन चौधरी ने कमरे में छिपा रखी रिवॉल्वर को जेब में ऐसे डाला कि जरूरत पड़ने पर वह फौरन निकाल सके। जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि बाहर गुलशन छाबड़ा का ही कोई आदमी है। राजन चौधरी ने सावधानी से दरवाज़ा खोला। सामने विजय सिंह अपने 5 खूंखार आदमियों के साथ खड़ा था। राजन चौधरी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तभी विजय सिंह ने उसे पीछे धकेला और अपने आदमियों के साथ भीतर आ गया। दरवाज़ा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी गई। राजन चौधरी अभी तक हक्का बक्का था। उसे स्पष्ट अपनी जान फंसी नजर आने लगी। विजय सिंह के चेहरे पर बहुत ही जानलेवा भाव नजर आ रही थी। खा जाने वाली निगाहों से वह राजन चौधरी को देख रहा था। तुम? राजन चौधरी सूखे होठों पर जीभ फेरकर 2 कदम पीछे हटा। तुम यहाँ क्यों आए हो? गुलशन छाबड़ा से मेरी बात हो चुकी है। अब तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं बोलता ही रहेगा या मेरी भी सुनेगा? विजय सिंह ने अपनी आवाज़ को सामान्य बनाने की भरपूर चेष्टा की। राजन चौधरी होठ बंद करके विजय सिंह को देखने लगा। तुम्हारे भाई ने एक बात और भी कही थी। कड़क स्वर हो गया विजय सिंह का। राजन चौधरी होठ हिलाकर रह गया। उसने कहा था कि तुम हीरे के बारे में शुरू में तो मना करोगे, परंतु बाद में डंडा दिखाने पर सीधे रास्ते पर आ जाओगे और शराफत से नक्शे वाला वह हीरा दे दोगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, राजन चौधरी हड़बड़ाकर बोला। घबरा क्यों रहे हो? डंडा अभी नहीं दिखा रहा, कल दिखाऊंगा। अब से ठीक 24 घंटे के बाद। और यह 24 घंटे मैं तुझे सोचने के लिए दे रहा हूँ। अगर अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता तो कल अपनी खोपड़ी को सीधे रास्ते पर ले आना, वरना तुम अच्छी तरह समझते हो कि हम खोपड़ी को रास्ते पर कैसे लाएंगे। राजन चौधरी की आंखों में भय नाचा। माँ, मेरे पास हीरा नहीं है। मैं नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं न होने पर भी सामने वाले से अपना मनचाहा माल निकाल लेता हूँ। कहते हुए विजय सिंह के चेहरे पर मौत की कलीमा बिछ गई थी। यहाँ से दफा होने की गलती मत कर बैठना। मेरे ये 5 आदमी तेरे पर हमेशा नज़र रखेंगे। अगर तूने दफा होने की कोशिश की तो तुझे गोलियों से भून देंगे। यह मेरा ऑर्डर है इनके लिए। तुम बारी गलतफहमी के शिकार हो। मेरे पास हीरा नहीं। कल, विजय सिंह दरिंदगी से बोला, कल तुम बोलोगे कि हीरा तुम्हारे ही पास है और तुम जैसे भी हो सुख शांति के साथ अपने हाथों से नक्शे वाला वह हीरा मुझे दे दोगे। कहने के साथ ही विजय सिंह ने दरवाज़ा खोला और अपने आदमियों के साथ बाहर निकल गया। राजन चौधरी की जान खुश हुई पड़ी थी। विजय सिंह का इस तरह खुल्लम खुल्ला आना जाहिर करता था कि गुलशन छाबड़ा उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं। या तो उसकी जान लेगा या फिर हीरा। यकीनन इन लोगों को एहसास हो गया था कि उसे इस बात का पता चल गया था कि उस पर नज़र रखी जा रही है। तभी तो गुलशन छाबड़ा ने पेतरा बदलकर दूसरा रंग अपनाया था। रात को जब डिनर के लिए बाहर निकला तो विजय सिंह के छोड़े 5 आदमियों ने खुद को छिपाने की जरा भी चेष्टा नहीं की थी। वह उसके दाएं बाएं, आगे पीछे
कुछ फासला रखकर इस तरह चल रहे थे कि राजन चौधरी खुद को पूरी तरह गिरा हुआ महसूस कर रहा था। गुलशन छाबड़ा और विजय सिंह की इस दादागिरी पर राजन चौधरी का खून खोल रहा था। दिल तो कर रहा था कि जेब में पड़ी रिवॉल्वर निकालकर सबको शूट कर दे, परंतु इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि ऐसा करना उसके बस का रोग नहीं है। वह लोग उससे ज़्यादा ताकत रखते हैं। जब तक वह एक एक को उड़ाएगा तब तक खुद ही भुना जाएगा। राजन चौधरी का दिमाग तेजी से चल रहा था कि गुलशन छाबड़ा के आदमियों के हत्थे से कैसे निकले। इतना तो उसे विश्वास था कि अगर एक बार उनके घेरे से निकल गया तो फिर आसानी से उनके हाथों में नहीं आने वाला। आखिर उसने भी घाट घाट का पानी पी रखा था। राजन चौधरी होटल से खाना खाकर वापस अपने कमरे में पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। आज की रात थी उसके पास। अगर आज बचकर नहीं निकल सका तो कल वह गुलशन छाबड़ा जैसे दरिंदे के कब्जे में पूरी तरह आ जाएगा। फिर उसके साथ जो भी होगा बहुत बुरा होगा। राजन चौधरी ने मन ही मन अपने विचारों को दृढ़ किया और कमरे की लाइट बंद करने के पश्चात उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे के सीमेंट के फर्श के बीचों बीच का हिस्सा सावधानी से लोहे के 1 फीट बड़े सरिये से धीरे धीरे तोड़ने लगा। वह इस बात की भरपूर चेष्टा कर रहा था कि किसी प्रकार की आहट न उभरे। यह सब करते हुए दांत बिछे हुए थे राजन चौधरी के। किशन कुमार जब हीरा देकर गया था तो उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि इस बेशकीमती हीरे को कहाँ छिपाए। 2 दिन सोचने समझने के पश्चात उसने कमरे के टूटे फूटे फर्श को देखा। फिर मकान मालिक से कहा कि फर्श टूट गया है, उसे ठीक करा दे। मकान मालिक ने आनाकानी की तो उसने कहा वह खुद ही बनवा लेगा, किराए से पैसे काट लेगा। राजन चौधरी ने फर्श को तोड़वाकर मिस्त्री से पुनः बनवाया और बिना किसी की निगाहों में आए सावधानी के साथ हीरे को प्लास्टिक की 2-3 थैलियों में अच्छी तरह बंद करके कमरे के ठीक बीचों बीच आधा फीट गहरा खड्डा खोदकर हीरे को रखा और ऊपर मिट्टी को अच्छी तरह डाल दिया। अगले दिन मिस्त्री मजदूर आए और रात तक लगकर कमरे में सीमेंट के फर्श को तैयार करके चले गए। इस दौरान राजन चौधरी एक पल के लिए भी कमरे से नहीं हिला था। 1 करोड़ का कीमती हीरा अपने बीच अरबों खरबों का खजाना लिए कमरे के फर्श के नीचे दब गया था। हीरा सुरक्षित था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हीरा ठीक ठाक फर्श के नीचे है। 2 घंटों की लगातार मेहनत के पश्चात 1 फीट के सरिये के दम पर राजन चौधरी ने सीमेंट के फर्श का वह हिस्सा थोड़ा सा तोड़ा। बाकी का थोड़ा और तोड़ने में उसे बेहद आसानी हुई। फिर रोल्डी पत्थर हटाकर मिट्टी खोदी। आधा फीट खुदाई होने पर प्लास्टिक का लिफाफा नजर आया। 15 मिनट में ही वह लिफाफा मिट्टी में से बाहर था। उसके बाद उसमें से हीरा निकाला तो उसकी चमक से कमरे में बेहद मध्यम सा उजाला फैला, जो कि आंखों को बहुत भला लग रहा था। अगले ही पल राजन चौधरी ने एक तरफ पड़ा कोट उठाकर पहना और हीरा कोट की जेब में डाल दिया। राजन चौधरी के होठ बेहद सख्ती से बिछे हुए थे, चेहरे पर दृढ़ता थी। अब यहाँ से निकलना बाकी था और राजन चौधरी सोच चुका था कि कैसे वहाँ से निकलना है। कमरे की दीवार में एक ऐसी खिड़की लगी थी जो पूरी लकड़ी की थी और बंद रहती थी। कभी यह इसी मकान की खिड़की थी, परंतु मकान मालिक ने साल भर पहले आधा मकान बेच दिया था। खिड़की लकड़ी की थी, इसलिए उसे पक्की तरह बंद करके यूं ही रहने दिया था। राजन चौधरी ने बंद खिड़की को आज पहली बार उंगलियों से टटोला। मोमबत्ती का हल्का धीमा पर्याप्त प्रकाश वहां फैला हुआ था। खिड़की पर पेंट किया हुआ था। खिड़की की चौखट और बीच का फ्रेम मजबूत लकड़ी का था, परंतु बीच के चौकोर खाने प्लाई के थे। राजन चौधरी की आंखों में चमक उभर आई। उसने एक तरफ पड़ा चाकू उठाया और उसकी नोक से प्लाई में छेद करने लगा। प्लाई पुरानी और कच्ची थी, चाकू से आसानी से कटती चली गई। अगर बाहर वालों का डर नहीं होता तो प्लाई के इस खाने को
वह एक घूंसे से तोड़ देता। चाकू से सावधानी से काटने में उसे आधा घंटा लगा। फिर धीरे धीरे खिड़की का प्लाई वाला वह छोटा सा खाना काट दिया। उसके बाद भीतर हाथ डालकर एक तरफ लगी सिटकनी खोली और हल्का सा धक्का देते ही उसके पल्ले खुल गए। दूसरी तरफ कमरा था। राजन चौधरी खिड़की में से निकलकर उस कमरे में पहुंचा। रात होने के कारण घर वाले सोए पड़े थे और ऐसा कोई शोर भी नहीं उभरा था कि उनकी नींद खुलती और उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित होता। अगले 5 मिनट में ही राजन चौधरी मकान के पीछे की दीवार फलांगकर फिलहाल वक्ती खतरे से मुक्त था, क्योंकि गुलशन छाबड़ा के 5 आदमी मकान के सामने वाले हिस्से की तरफ थे, क्योंकि उसके किराए के कमरे का एकमात्र दरवाज़ा उस तरफ ही खुलता था। उसके बाद राजन चौधरी कई दिन इधर उधर छुपता रहा और उस हीरे को खोलने की चेष्टा करता रहा। उसे याद था कि किसने ने कहा था कि हीरे पर बने डिजाइन वाले चौकोर खानों में से कोई खाना दबाने पर ही हीरा खुलता है। उसने हर खाने को दबाया, एक एक खाने को सैकड़ों बार दबाया। हीरा खोलना जरूरी था, उसमें से नक्शा निकालना जरूरी था, नहीं तो यह हीरा गुलशन छाबड़ा के हाथों में पड़ सकता था। हीरे को अपने पास हर समय सुरक्षित रखना संभव नहीं था। अलबत्ता भीतर मौजूद नक्शे को संभाला जा सकता था, कहीं रखा जा सकता था। परंतु राजन चौधरी से हीरा नहीं खुला। वह समझ नहीं पाया कि उसे कैसे खोला जा सकता है। जेल में जाकर अब किसने से मिलना खतरे से खाली नहीं था। गुलशन छाबड़ा का ध्यान भी इस तरफ गया होगा और अपने आदमी उसने जेल के बाहर उसके इंतजार में खड़े कर दिए होंगे। हीरे को खोलने के चक्कर में गुलशन छाबड़ा से बचते हुए राजन चौधरी इधर उधर भटकने लगा। वह जानता था कि हीरे को खोलने के चक्कर में गुलशन छाबड़ा से बचते हुए राजन चौधरी इधर उधर भटकने लगा। वह जानता था कि गुलशन छाबड़ा के आदमी उसे कुत्तों की तरह ढूंढते और सूंघ रहे होंगे। फिर थक हार कर राजन चौधरी हीरे को शीशे की बॉल बनाकर दिखाता हुआ उसे खुलवाने का प्रयत्न करवाने लगा और इसी भागदौड़ में वह देवराज चौहान और जगमोहन से टकरा गया था। और यह भी इत्तेफाक ही रहा कि उसी समय ही गुलशन छाबड़ा के आदमियों ने उसे पा लिया था। तब वह मरते मरते बचा था। कठिनता से अपनी जान बचाकर देवराज चौहान और जगमोहन के साथ होटल से निकल सका था। गुलशन छाबड़ा ने सुलगती निगाहों से सामने खड़े विजय सिंह को देखा, फिर होठों में फंसी सिगरेट को दांतों में फंसाया और फिल्टर चबाते हुए सिगरेट सुलगाकर कस लिया। विजय सिंह रह रहकर अपने होठों को दांतों से चबा रहा था तो वह राजन चौधरी होटल में हाथ आकर भी निकल गया। गुलशन छाबड़ा ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा, हाँ, हमारे 2 आदमियों को उसने और अन्य 2 ने कई लोगों के सामने उन्हें शूट किया। विजय सिंह अपना क्रोध छिपाने की असफल चेष्टा करता हुआ बोला। गुलशन छाबड़ा खा जाने वाली निगाहों से विजय सिंह को घूरता रहा। उस समय होटल में राजन चौधरी के पास हीरा भी था। गुलशन छाबड़ा के होठ और भी सख्ती के साथ बिछ गए। तब तुम कहाँ मरे हुए थे? मैं सक्सेना के साथ मीटिंग में था, विजय सिंह दबे स्वर में बोला। और उसमें मुझ तक यह खबर नहीं पहुंच पाई कि राजन चौधरी को होटल में देखा गया है। गुलशन छाबड़ा के चेहरे पर मौत के भाव नाच रहे थे। उसका दिल कर रहा था कि विजय सिंह को गोली से उड़ा दे। शायद अगले पलों में वह ऐसा कुछ कर भी देता, परंतु तभी एक आदमी इजाज़त लेकर भीतर आया। दोनों की निगाह उस पर जा टिकी। मैं एक खास खबर लाया हूँ। क्या? गुलशन छाबड़ा ने सिगरेट का कश लिया। जी, मैं राजन चौधरी का पीछा कर रहा था। वह होटल से 2 आदमियों के साथ निकला। उनमें से एक ने होटल में हमारे आदमी को गोली से उड़ाया था। वह वहाँ से कार से चले तो मैं भी बाद में उनके पीछे लग गया। कुछ देर बाद रास्ते में उस कार वाले ने राजन चौधरी को उतारा और खुद आगे बढ़ गए। मैं समझ गया कि राजन चौधरी ने हीरा उन लोगों को सौंप दिया है। मैं राजन चौधरी पर ध्यान न देकर उन दोनों का पीछा करता रहा और यह देख आया कि
वह लोग कहाँ गए हैं? पल भर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। गुलशन छाबड़ा ने गर्दन घुमाकर विजय सिंह को देखा। क्या कह रहा है यह? विजय सिंह ने अचकचाने वाले अंदाज में उस आदमी को देखा। क्या राजन चौधरी किसी को हीरा दे सकता है? मैं अब क्या कहूँ? मेरे ख्याल में राजन चौधरी ने उन लोगों को हीरा नहीं दिया होगा। उस हीरे को इस तरह किसी को नहीं दिया जा सकता। क्षण भर के लिए विजय सिंह हिचकिचाया। यह एक बात है कि वह दोनों उसकी कोई खास पहचान वाले हों और हीरा। अटकलों के आधार पर हम बैठे नहीं रह सकते। गुलशन छाबड़ा ने कहा। उन लोगों को चेक करना होगा। सवाल हीरे का नहीं, उसके भीतर मौजूद करोड़ों अरबों के खजाने के नक्शे का है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं उन दोनों। गुलशन छाबड़ा ने कश लेकर दांतों को चबाकर कहा। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ अब मैं भी चलूँगा। मुझे नहीं लगता कि यह मामला तुम संभाल पाओगे। अब मुझे मैदान में आना ही पड़ेगा। विजय सिंह फौरन सिर को दाएं बाएं हिलाकर रह गया। देवराज चौहान और जगमोहन उस बंगले में गए थे जिसकी आड़ में वह दूसरे कामों को अंजाम देते थे। बंगले में प्रवेश करके पोर्च में कार रोकी और बंगले में प्रवेश कर गए। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच और गंभीरता के भाव फैले हुए थे, जबकि जगमोहन के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव थे। देवराज चौहान ने कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगाई और कश लिया। मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया। जगमोहन के स्वर में जल्लाहट थी। 1 करोड़ का हीरा हाथ से निकल गया, इसलिए। और नहीं तो क्या? देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। वह हीरा तुम्हारा नहीं था। उसने हमें शरीफ समझकर हीरा दिखाया था। उसे खोलने का ढंग पूछ रहा था, इसलिए नहीं कि तुम हीरे को लेकर अपनी जेब में डाल दो। जगमोहन मुंह बनाकर रह गया था। तुमने उसे गोली क्यों मारी जो उसे शूट करने जा रहा था? वह दोनों तो एक नंबर के हरामी लग रहे थे। उससे हीरा छीनना चाहते थे। कुछ वैसा ही काम तो तुम भी कर रहे थे। हीरा हड़पने के चक्कर में थे। वह तो मैं मजाक कर। यानी तुम हीरा जेब में डाल लो तो वो मजाक हो गया। देवराज चौहान शांत भाव में मुस्कुराया। हो सकता है कि वह लोग भी उससे हीरा छीनने का मजाक कर रहे हों। रिवॉल्वर निकालकर। अपना अपना ढंग होता है मजाक करने का। हे भगवान, आज तो मेरी बात का कोई विश्वास भी नहीं कर रहा। जगमोहन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, यह हीरे के भीतर नक्शे का क्या चक्कर था? मैं नहीं जानता। उससे हीरा छीनने वाले कह रहे थे कि हीरे के भीतर खजाने का नक्शा छिपा हुआ है। मैंने भी सुना था। फिर तो उस हीरे के भीतर खजाने का। मुझे उसकी बात का जरा भी विश्वास नहीं। ठोस बंद हीरे के भीतर कोई चीज कैसे? वह कह रहा था कि हीरा भीतर से सीप की तरह खाली है और उसके ऊपर बने डिजाइन का कोई खास खाना दबाने से वह खुलता है। जगमोहन ने व्याकुल स्वर में कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीर भाव उभरे। वह कह रहा था और तुमने मान लिया। सुनो, वह सच कह रहा था या झूठ, इस बात को जांचने के लिए मेरे पास कोई पैमाना नहीं है। वैसे भी जिस काम से हमारा कोई वास्ता नहीं, उसके बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। जगमोहन के चेहरे पर खींच के भाव उभरे। मुझे तो खजाने में दिलचस्पी है। जिस बात से हमारा कोई वास्ता नहीं, ऐसी किसी बात में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से जगमोहन को देखा। गैराज से दूसरी कार निकालो, हमें यहाँ से चलना है। 1 मिनट, अभी चलते हैं। जगमोहन को खजाने का मामला बेचैन किए हुए था। हीरा छीनने वाले वह दोनों गुलशन छाबड़ा का नाम ले रहे थे और गुलशन छाबड़ा आज का ताज़ा बना दादा है। बहुत शोर शराबा डाल रखा है उसने। वह इस मामले में दखल दे रहा है तो खजाने वाली बात सही है। तुम बेकार में क्यों अपना सिर खपा रहे हो? देवराज चौहान ने तीखी निगाहों से उसे देखा। दुनिया में 50 बातें होती है। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। गैराज से दूसरी कार निकालो
और चलो। जगमोहन ने लंबी, कुछ ज़्यादा ही लंबी सांस ली। ठीक है, चलते हैं। मेरी इच्छा चाय पीने की हो रही है। बना लाऊं? बना लो। जगमोहन वहाँ से चला गया, परंतु दिमाग में खजाना ही उछल रहा था। आंखों के सामने बार बार वह हीरा आ रहा था जिसके भीतर खजाने का नक्शा था। चाय वगैरह के पश्चात देवराज चौहान और जगमोहन ने वहां से चलने की तैयारी की। जगमोहन ने गैराज से दूसरी कार निकाली। देवराज चौहान ने गैराज बंद किया और आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोलते हुए जगमोहन की बगल में जा बैठा। रात के 10:30-11 बज रहे थे। जगमोहन कार को बंगले के बड़े गेट की तरफ ले जाने ही वाला था कि एकाएक ठिठक गया। उसके साथ साथ देवराज चौहान के चेहरे पर भी अजीब भाव उभरे। उनकी कार की हेडलाइट की सीधी रोशनी गेट पर पड़ रही थी और उसी समय उनके देखते ही देखते दो कारें बंगले के गेट पर आ रुकी थी। उनकी हेडलाइट तीव्रता के साथ भीतर आ रही थी। जगमोहन ने कार आगे नहीं बढ़ाई। यह कौन लोग हैं? जगमोहन ने अजीब से स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने जवाब नहीं दिया। तभी किसी ने कार से उतरकर गेट खोला तो कारें भीतर प्रवेश कराईं और उनकी कार के समीप आ रुकी। जगमोहन ने होठ भींचे, अपनी कार इंजन की हेडलाइट बंद की